सुनिए दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव हरिपुर। हरे भरे खेतों और मिट्टी की सोंधी खुशबू से महकता यह गांव साधारण था, लेकिन यहीं एक ऐसा किस्सा घटा जिसने पूरे इलाके के लोगों की रूह कपा दी। हरिपुर में रहता था एक गरीब किसान, रामदास। जमीन कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसकी दुनिया बस उसकी 4 बेटियों में सिमटी थी, सावित्री, कमला, राधा और सबसे छोटी अनुराधा। इन मासूम बेटियों के लिए वही बाप भी था और वही माँ भी। कई बरस पहले, जब अनुराधा अभी शैशव अवस्था में थी, तभी उसकी माँ लक्ष्मी बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ गई थी। उस दिन से रामदास की जिंदगी का एक ही मकसद रह गया, अपनी बेटियों की परवरिश। साल दर साल बीतते गए। सबसे बड़ी बेटी सावित्री अब जवानी की दहलीज पर थी। 22 वर्ष की हो चुकी थी वह। माँ के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां उसके नन्हे कंधों पर आ गिरी थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुबह होते ही वह सबसे पहले जागती, आंगन बहारती, चूल्हा जलाती और अपने पिता के लिए खेतों में ले जाने वाला भोजन तैयार करती। छोटी बहनों के बाल संवारती, उन्हें हंसाती और माँ की तरह देखभाल करती। गांव वाले अक्सर कहा करते, रामदास की बेटी सावित्री केवल सुंदर ही नहीं, समझदार भी है। चेहरे पर सादगी और आंखों में अजीब सी चमक है। उसकी बहनें कमला, राधा और अनुराधा भी आपस में गहरी मोहब्बत से बंधी थी। चाहे घर का काम हो या खेत की चिंता, वे सब बहनें मिलकर बोझ हल्का कर देती। रामदास का यह छोटा सा घर, जहाँ गरीबी जरूर थी, मगर अपनापन और संस्कारों की दौलत भरपूर थी। लोग कहते, ये बेटियां ही उसका अभिमान है, लेकिन किसे पता था कि यही घर एक दिन ऐसे तूफान की चपेट में आएगा, जिसकी कल्पना तक से गांव के लोग सिहर उठेंगे। सुबह का वह दृश्य बड़ा सुहाना था। हरिपुर गांव की गलियों में सूरज की पहली सुनहरी किरणें उतर चुकी थी। पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। घरों की चिमनियों से धुएं की पतली रेखाएं उठ रही थी और पगडंडियों पर चरवाहों की आवाजें गूंज रही थी। रामदास अपने छोटे से आंगन में बैठा था। उसकी आंखों में खेतों की चिंता थी, मगर चेहरे पर संतोष की शांति भी। भीतर से रसोई की खनकती आवाजें आ रही थी। चूल्हे पर रोटियां सिक रही थी और साथ ही खीर की मधुर महक पूरे आंगन में फैल रही थी। वह महक केवल भोजन की नहीं थी, बल्कि बेटी के स्नेह की थी। सावित्री, जो अब घर की रीढ़ बन चुकी थी, बिना थके काम कर रही थी। माँ की जगह उसने ही संभाली थी और आज उसी माँ की ममता उसकी बनाई खीर से झलक रही थी। रामदास ने मन ही मन सोचा, क्या सौभाग्य है मेरा। बेटा न हुआ तो क्या, ईश्वर ने बेटियों के रूप में मुझे अपनी सबसे बड़ी दौलत दी है। उसने अपनी भोजन की पोटली उठाई और देहरी पर खड़ा होकर पीछे मुड़कर देखा। घर के भीतर उसकी बेटियां चहक रही थी। रामदास ने दिल में ठान लिया, आज खेत की मेहनत चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह इस प्रेम से बने भोजन को याद रखकर दिन भर का काम आसानी से कर जाएगा। धीरे धीरे वह गांव की पगडंडी पर निकल पड़ा। पीछे उसका घर रह गया, लेकिन उस घर में सावित्री का स्नेह, उसकी जिम्मेदारी और उसकी माँ जैसी ममता हर कोने में बसी रही। रामदास अपने आंगन से निकलकर खेतों की ओर चला। टोकरी उसके कंधे पर थी और मन में दिन की मेहनत का विचार। सुबह की धूप अब पगडंडी पर बिखर चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच वह बढ़ रहा था कि तभी सामने से एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह था उसका बचपन का साथी, गंगा प्रसाद। बरसों बाद गांव लौटे इस पुराने मित्र को देख रामदास के कदम अनायास ठिठक गए, जैसे समय की धूल झटककर बीते दिन अचानक सामने आ खड़े हुए हों। दोनों की आंखों में चमक थी, मुस्कान थी। यह सिर्फ मिलन नहीं था, बल्कि दोस्ती की पुरानी डोर का फिर से गूंथा जाना था। बचपन में खेतों की मेड़ों पर साथ खेलना, तालाब में कूदना, मेलों में घूमना, सब यादें जैसे हवा में जीवित हो उठीं। गंगा प्रसाद ने हंसी के साथ कहा, कितना वक्त गुजर गया रामदास, 10 बरसों बाद फिर इस पगडंडी पर चल रहा हूँ। रामदास ने संतोष की गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, सच है, गांव की मिट्टी से बंधे रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस वक्त की परतों में दब जाते हैं।
बातों ही बातों में गंगा प्रसाद को याद आया वह नन्ही सावित्री जिसे वह कभी अपने कंधों पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाता था। अब वह बड़ी हो चुकी थी। रामदास ने गर्व से सिर उठाया और कहा, जब से लक्ष्मी चली गई सावित्री ने ही घर संभाला है। माँ की तरह अपनी बहनों की परवरिश की है। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गंगा प्रसाद की आंखें भर आईं। उसने ठान लिया कि आज शाम वह इस परिवार से जरूर मिलेगा। बरसों की दूरी मिटाकर फिर उसी अपनापन को महसूस करेगा। रामदास के चेहरे पर खुशी की लकीरें खिंच आईं। दोनों मित्रों ने साथ चलना शुरू किया। खेतों की राह अब पहले से हल्की लग रही थी। शाम का समय था। हरिपुर गांव की गलियों में गोधूली का सुकून था। घरों के आंगनों में चूल्हों से धुआं उठने लगा था और कहीं कहीं बच्चों की किलकारियां सुनाई दे रही थी। रामदास अपने मित्र गंगा प्रसाद को साथ लेकर घर लौटा। आंगन में चारों बेटियां काम में लगी थी। कभी जल भराई कर रही थी, कभी बर्तन समेट रही थी। माँ के न रहने पर यही आंगन उनका खेल भी था और यही उनका संसार भी। रामदास ने गहरी आवाज में पुकारा। चारों नाम एक साथ गूंज उठे, सावित्री, कमला, राधा और अनुराधा। उसकी आवाज सुनते ही चारों बहनें दौड़ी दौड़ी बाहर आईं। चेहरों पर मासूम चमक, आंखों में उत्सुकता। सावित्री ने पिताजी को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा, पिताजी आप आ गए, और यह कौन अतिथि है? रामदास ने गर्व और अपनापन भरे स्वर में कहा, यह है गंगा प्रसाद, मेरे बचपन के साथी, मेरे भाई जैसे मित्र। याद है सावित्री, जब तुम नन्ही थी इन्हीं के कंधों पर बैठकर मेला देखा करती थी। सुनकर सावित्री के चेहरे पर हंसी की रेखा उभर आई। उस हंसी में बचपन की यादों की चमक थी। गंगा प्रसाद की आंखें भी भावनाओं से भीग गईं। वह बोला, वाह बेटी, तुम तो अब सचमुच बहुत बड़ी हो गई हो। तुम्हारे चेहरे में मुझे तुम्हारी माँ लक्ष्मी की झलक दिखती है। इन शब्दों ने पल भर को वातावरण को मौन कर दिया। बीती हुई यादें हवा में तैर गईं। सावित्री ने शर्माकर नजरें झुका ली और धीरे से कहा, आप सब बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। इतना कहकर वह रसोई की ओर चली गई। बर्तन खनकने लगे। चूल्हे पर पकते भोजन की महक पूरे आंगन में फैल गई। रामदास, गंगा प्रसाद और बाकी बेटियां भीतर गए। चौकी पर आसन बिछाए गए। जल्द ही भोजन सामने आया। गर्मागर्म रोटियां, सब्जी और प्रेम से भरा स्नेह। सबने मिलकर खाया और उस रात का भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं था, वह मित्रता, अपनापन और परिवार की गर्माहट का स्वाद था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। गंगा प्रसाद का आना जाना अब रामदास के घर में आम हो गया था। कभी आंगन में बैठकर बच्चों से बातें करता तो कभी पुरानी यादें ताजा कर देता। बेटियों की मासूम मुस्कान और सावित्री की जिम्मेदारी भरी परिपक्वता देख उसके मन में भी अपनापन गहराने लगा था। कुछ दिनों बाद एक शांत दोपहर थी। खेतों में गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी। दूर तक फैली हरियाली के बीच रामदास और गंगा प्रसाद मेहनत में जुटे थे। पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमक रही थी, मगर दिल में संतोष था। इसी बीच गंगा प्रसाद अचानक ठहर सा गया। उसकी आवाज गंभीर हो उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, रामदास, क्या तूने कभी सोचा है, तेरी सावित्री अब बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी के बारे में तेरा क्या विचार है? रामदास के हाथ रुक गए। हल्की मूठ पर पकड़ कस गई। आंखें कहीं दूर तक टिक गई। गहरी सांस लेते हुए वह बोला, सोचा तो है भाई, पर कोई अच्छा लड़का मिले तब ना। मैंने अपनी बेटियों को बहुत नाजों से पाला है, और सच कहूँ तो मेरी बाकी 3 बेटियां अभी छोटी हैं। ऐसे में सावित्री को शादी के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। गंगा प्रसाद ने मित्र के कंधे पर हाथ रखा। स्वर समझाने वाला था, लेकिन चिंता भी उसमें छिपी थी। देख रामदास, जीवन की मजबूरियां तो कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू अपनी बेटी की डोली थामने में देर कर दे। सावित्री अब जवान हो रही है और जमाना जैसा है, गलती किसी से भी हो सकती है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, बेहतर है कि तू उसकी शादी का सोच ले। ये शब्द रामदास के दिल को छू गए। उसने आंखें मूंदी, मानो पत्नी लक्ष्मी की छवि सामने आ खड़ी हुई हो। मन ही मन वह बोला, सच कह रहा है मेरा दोस्त,
बेटियों का जीवन संवारना ही अब मेरा धर्म है। उसकी आंखों में दृढ़ता उभर आई। सिर हिलाकर उसने हामी भरी। गंगा प्रसाद हल्की मुस्कान के साथ बोला, सोचना क्या है अब, जल्दी ही कोई अच्छा सा लड़का देख और रिश्ता तय कर, यही समय है। रामदास के हृदय में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। खेत की हवा अब पहले से भारी लग रही थी, मगर भीतर कहीं यह विश्वास भी जग रहा था कि वह अपनी बड़ी बेटी के लिए जल्द ही एक योग्य वर खोज निकालेगा। समय के साथ सावित्री की सुंदरता और उसके कोमल स्वभाव की चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग कहते, रामदास की बेटी केवल रूप में ही नहीं, गुणों में भी सबसे बढ़कर है। इसी कारण जल्द ही हरिपुर के एक सम्मानित घर से रिश्ता आ गया। रामदास ने अपनी बेटी को बड़े स्नेह से पास बिठाया। आंखों में संकोच भी था और गर्व भी। मन ही मन उसने सोचा, लक्ष्मी, आज अगर तू होती तो कितना खुश होती। हमारी बेटी अब अपने नए संसार की ओर बढ़ रही है। धीरे से उसने कहा, सावित्री, मैंने तेरे लिए गांव के हरिपाल के बेटे श्याम का रिश्ता स्वीकार किया है। लड़का अच्छा है, घर परिवार भी सम्मानित है। बेटी, तू क्या सोचती है? सावित्री ने सिर झुका लिया। उसकी पलकों में विनम्रता थी और स्वर में गहरी आस्था। पिताजी, आपने जो भी निर्णय लिया है वही मेरे लिए सही होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। इन शब्दों से रामदास का हृदय भर आया। रिश्ता पक्का हो गया। अगले वर्ष का शुभ मुहूर्त देखकर शादी की तारीख तय कर दी गई। घर आंगन में नई उम्मीदों की गूंज थी। छोटी बहनें भी उत्साह से बात करती, दीदी की शादी में हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन सुख के इस आकाश में अचानक एक काला बादल उमड़ आया। एक दिन सावित्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे बार बार उल्टियां होने लगी। कमला घबराई हुई दौड़कर पिता के पास आई। पिताजी, दीदी की हालत ठीक नहीं, उन्हें बहुत उल्टियां हो रही हैं। रामदास का चेहरा सन्न पड़ गया। वह भागते हुए आंगन में पहुंचा। सावित्री पीली पड़ चुकी थी, माथे पर पसीना था। घबराहट में तुरंत गांव की एक बुजुर्ग महिला को बुलाया गया, जो वैद्य का काम भी करती थी। वह धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। सावित्री की नाड़ी टटोली, उसकी आंखों और माथे को देखा, फिर गंभीर चुप्पी साध ली। कुछ देर बाद उसने रामदास को आंगन के एक कोने में अलग बुलाया। स्वर धीमा था, मगर हर शब्द बिजली की तरह गिर रहा था। रामदास, तेरी बेटी माँ बनने वाली है। यह सुनते ही मानो दुनिया थम गई। रामदास के कानों में गूंज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें भारी हो गई। क्या कह रही हो तुम? ये असंभव है। सावित्री का विवाह भी नहीं हुआ। जरूर कोई भूल हुई है, कोई गलतफहमी। लेकिन वैद्य माँ की आंखों में दृढ़ता थी। नहीं रामदास, मैंने भलीभांति जांच की है। यह भूल नहीं है, कठोर सत्य है। रामदास के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस बेटी को उसने अपने विश्वास और संस्कारों का दीपक माना था, उसी के भविष्य पर अब तूफान उमड़ पड़ा था। वैद्य माँ के जाने के बाद घर का वातावरण भारी सन्नाटे से भर गया। दीवारें जैसे रहस्य से कांप रही थी और आंगन में हवा भी ठहर सी गई थी। रामदास का हृदय अशांत था, मन में तूफान, चेहरे पर कठोरता। वह सावित्री के कमरे में पहुंचा। बेटी सिर झुकाए बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। रामदास की आवाज गूंज उठी, सावित्री, यह सब क्या है? सच बता, यह कैसे हुआ? सावित्री सिसक पड़ी। उसके शब्द टूटे टूटे थे। पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। रामदास की नसों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसका विश्वास डगमगा रहा था। उसने कठोर स्वर में कहा, मुझे छल मत दिखा, सच बता, यह सब कैसे हुआ? परंतु सावित्री बार बार यही दोहराती रही, मैं निर्दोष हूँ पिताजी, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। रामदास का मन और भी उलझन में पड़ गया। संदेह और करुणा, दोनों भाव उसे भीतर से तोड़ने लगे। अंततः उसने निश्चय किया, अगर गांव की वैद्य माँ की बात सच है तो इसकी पुष्टि किसी और से भी करनी होगी। रामदास ने सावित्री को उठाया और दूसरे गांव के एक प्रसिद्ध वैद्य के पास जाने की ठानी। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता वह घर से निकल पड़ा।
रास्ते में उसे उसका पुराना मित्र गंगा प्रसाद मिल गया। उसने चौंक कर पूछा, रामदास, तू इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है? चेहरा इतना चिंतित क्यों है? रामदास ने बस इतना कहा, सावित्री की तबीयत बिगड़ गई है, उसे वैद्य के पास ले जा रहा हूँ। गंगा प्रसाद ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। स्वर में अपनापन और जिद दोनों थे। तो मैं भी चलूंगा। सावित्री मेरी भी बेटी समान है। ऐसे समय में मैं तुझे अकेला कैसे जाने दूं? रामदास चुप हो गया। मित्र का स्नेह भारी पड़ गया और फिर दोनों मिलकर सावित्री को उस मशहूर वैद्य के पास ले जाने निकल पड़े। सूरज ढलने को था, रास्ते की धूल उनके पैरों से उड़ रही थी और तीनों की परछाइयां लंबी होकर धरती पर फैली जा रही थी। लेकिन रामदास के मन पर जो बोझ था वह परछाइयों से भी कहीं अधिक भारी था। वैद्य ने गंभीर मुख से वही शब्द दोहराए, सावित्री माँ बनने वाली है। रामदास की आंखें पत्थर हो गईं। उसकी सांसें भारी हो गईं। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गंगा प्रसाद भी स्तब्ध खड़ा था, मानो धरती का बोझ अचानक उसकी छाती पर रख दिया गया हो। सावित्री की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आवाज अब भी दबी हुई मासूमियत से भरी थी। पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे विश्वास कीजिए। रामदास का दिल दो हिस्सों में बंट गया। एक और पिता का स्नेह, दूसरी ओर समाज का भय। गुस्सा और दुख उसकी आंखों से आग बनकर बरस रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। अगर यह राज खुला तो मेरी बेटियों की, मेरे पूरे खानदान की इस मिट्टी में मिल जाएगी। गंगा प्रसाद ने आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहा, रामदास, एक बार उसकी बात सुन ले, कहीं इसमें कोई और रहस्य छिपा हो। लेकिन रामदास की बुद्धि पर अंधकार छा चुका था। समाज का भय, तानों की गूंज, बदनामी का जहर उसके भीतर समा गया था। वह सावित्री का हाथ पकड़कर उसे जंगल के उस पुराने कुएं की ओर ले गया। कुएं का पानी गहरा और काला था, ऊपर से झांकती हुई छाया मानो मौत का बुलावा दे रही थी। सावित्री डर से कांप गई। उसने घबराकर कहा, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। सावित्री कांपते हुए पीछे हटना चाहती थी। उसकी आंखों में दया की पुकार थी, पर आवाज जैसे गले में अटक गई। रामदास का चेहरा कठोर था, पर भीतर का बाप टूट रहा था। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसका स्वर टूटा और भारी हो गया। मुझे माफ कर बेटी, मैं विवश हूँ। तेरी मासूम आंखों में सच्चाई देखता हूँ, पर समाज की नजरों में तू दोषी है। अगर तू रही तो मेरी बाकी बेटियों का जीवन नर्क बन जाएगा। मैं उन्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। सावित्री चीख पड़ी। उसकी आवाज जंगल की निस्तब्धता को चीर गई। पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। पर रामदास की आंखें धुंधला चुकी थी। एक क्षण और फिर उसने अपनी ही थरथराती हथेलियों से बेटी को धक्का दे दिया। सावित्री की चीखें हवा में तीर की तरह गूंजी, पर कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। जंगल ने अपने भीतर उस करुण पुकार को समेट लिया। रामदास वहीं बैठ गया, सिर पकड़कर। समाज की इज्जत बचाने की कीमत उसने अपनी ही संतान से वसूल ली थी, और गंगा प्रसाद दूर खड़ा मित्र के इस निर्णय का मूक साक्षी बना रहा। गंगा प्रसाद की आंखों में हैरानी थी और दिल में दुख। सामने खड़ा रामदास टूटी हुई आवाज में सिर्फ इतना कह सका, मुझे और कोई राह नहीं सूझी। अपनी बाकी बेटियों की जिंदगी में अंधेरे में नहीं धकेल सकता। बस इतना कहकर दोनों चुप हो गए, शब्द जैसे गले में अटक गए हों। फिर बिना एक दूसरे की ओर देखे भारी कदमों से अपने अपने घर लौट गए। रामदास के मन पर बोझ था। घर पहुंचा तो आंगन में तीनों बेटियां, कमला, राधा और अनुराधा, उत्सुक निगाहों से उसकी राह देख रही थी। उनकी आंखों में सवाल थे, मासूम और सीधे। पिताजी, आप अकेले क्यों आए? दीदी कहाँ रह गई? रामदास का कलेजा कांप उठा, पर उसने ठंडी सांस दबाकर एक बहाना गढ़ दिया कि सावित्री को वह बुआ के घर छोड़ आया है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बेटियां भोली थी, तुरंत मान गई। एक ने कहा, तो आपने अच्छा किया पिताजी, और दूसरी ने धीरे से आग्रह किया, अब चलिए खाना खा लीजिए।
लेकिन रामदास के होठों पर हाँ न आ सकी। उसने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। आंगन से दूर रात की खामोशी में अकेला बैठा रहा। तारे चमकते थे, लेकिन उसके मन का आसमान अंधकार से भरा था। वह सोचता रहा, आज तो टाल दिया, लेकिन कब तक? ये नादान बेटियां बार बार पूछेंगी, सावित्री कहाँ है, किसके घर है, कब लौटेगी, और तब मैं क्या जवाब दूंगा? उसके भीतर अपराध बोध की चुभन थी। आंखें पथराई हुईं और चेहरा समय से पहले बूढ़ा लगता था। रात लंबी थी और रामदास का मन उस रात से भी अधिक बोझिल। कुछ महीने बीत गए। सावित्री के जाने के बाद रामदास का मन किसी टूटे हुए वाद्य की तरह हो गया था, जिससे स्वर तो उठते थे पर वे केवल करुणा और पीड़ा के थे। हर दिन वह अपनी बड़ी बेटी की याद में डूबा रहता और जब गांव वाले टोह लेने आते, सवाल पूछते, तो वह झूठे बहाने बना देता, मुस्कान ओढ़ लेता, लेकिन भीतर ही भीतर उसका कलेजा हर बार छलनी हो जाता। लेकिन नियति की डगर यहीं थमने वाली कहाँ थी। एक दिन एक नया संकट उसकी चौखट पर आ खड़ा हुआ। उसकी दूसरी बेटी कमला, जिसकी मासूमियत पर वह अब तक गर्व करता था, अचानक बीमार पड़ गई। उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे धब्बे और शरीर मानो जर्जर डाली सा कांप रहा था। वह बार बार उल्टियों से कमजोर हो गई थी और उसके कदमों में स्थिरता नहीं रही। रामदास ने जब यह हाल देखा तो उसका दिल धक से रह गया। उसे सावित्री का चेहरा याद आया, वही बीमारी, वही लक्षण, वही बेबसी। मन ही मन उसने घबराकर कहा, हे भगवान, कहीं यह भी वही तो नहीं? डर और शक ने उसकी बुद्धि को जकड़ लिया। इस बार उसने खुल्लम खुल्ला वैद्य को नहीं बुलाया, बल्कि ऐसे वैद्य को ढूंढ निकाला जिसे गांव में बहुत कम लोग जानते थे। वह वैद्य गुपचुप आया, कमला की नाड़ी टटोली, उसका चेहरा पढ़ा और धीरे से एक ही वाक्य कहा, तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। यह सुनते ही रामदास का कलेजा फिर से आक्रोश और भय की आग में जल उठा। उसे लगा जैसे पुरानी चोट पर किसी ने फिर से नमक छिड़क दिया हो। उसकी आंखों के सामने सावित्री की करुण छवि घूम गई। कमला ने जब पिता की आंखों में वह भयावह चमक देखी तो वह फूट पड़ी। उसकी कमजोर आवाज, आंसुओं से भीगी विनती, सबने वातावरण को और भी करुण बना दिया। वह कहती रही कि उसने कोई अपराध नहीं किया, उसे खुद भी कुछ नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। रामदास के भीतर दो धाराएं टकराने लगी, एक ओर समाज की बदनामी का डर, दूसरी ओर बेटी की मासूम आस्था। उसका गुस्सा तिलमिला कर बाहर आना चाहता था, परंतु कमला की सिसकियों ने उसके हाथ रोक लिए। वह क्षण बड़ा ही भारी था। कमला ने रोते रोते कहा कि यदि पिता उस पर विश्वास नहीं करते तो वह अपनी जान दे देगी। यह सुनते ही रामदास का कठोर हृदय भी पिघल गया। उसने कांपते हाथों से बेटी को थाम लिया और धीमे स्वर में बोला, नहीं बेटी, ऐसा मत कहना। मैं तेरे शब्दों पर भरोसा करता हूँ, लेकिन विश्वास करने भर से समस्या मिटती नहीं। इस अजीब विपत्ति का कोई हल निकालना ही होगा। यह विचार अब उसके हृदय पर हथौड़े की तरह बज रहा था। धीरे धीरे उसके मन में एक निश्चय पक्का हुआ, नहीं, अब और नहीं। इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब मैं इस रहस्य को लेकर सीधे राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाऊंगा। वही है जो सच्चाई को जान सकते हैं। इस प्रकार रामदास के जीवन की डगर एक नए मोड़ पर आ पहुंची, जहां विश्वास और भय, करुणा और न्याय सब एक साथ उसके कदमों की राह बन रहे थे। कमला को घर पर छोड़कर भारी मन से रामदास ने महल की राह पकड़ी। पैरों के नीचे धूल उड़ रही थी, लेकिन उसके हृदय पर चिंता की धूल और भी गहरी जम चुकी थी। आंखें लाल थी, होंठ सूखे थे और हर कदम के साथ एक ही विचार उसके मन को कचोट रहा था, आखिर यह अनहोनी मेरी बेटियों के साथ ही क्यों हो रही है। कुछ ही देर में वह विक्रमादित्य के भव्य महल के द्वार पर पहुंचा। राजसभा चल रही थी। भीतर राजा अपने मंत्रियों और विद्वानों के बीच बैठे थे, गंभीर, तेजस्वी और न्यायप्रिय। उनके दरबार में दूर दराज से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और संतोष पाते थे। रामदास ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। उसका चेहरा भय और पीड़ा से भरा था।
सभा की भीड़ में उसने धीमे स्वर में निवेदन किया, महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। राजा ने उसके स्वर में छिपी दहशत और सच्चाई दोनों को महसूस किया। उन्होंने स्थिर दृष्टि से उसे देखा और कहा, रामदास, क्या हुआ? तुम इतने व्याकुल क्यों हो? रामदास कांप उठा, उसका गला रुंध गया। उसने चारों ओर बैठे दरबारियों की ओर देखा और धीमे से बोला, महाराज, यह बात सबके सामने कहना मेरे लिए कठिन है, कृपा करके मुझे एकांत में सुन लीजिए। राजा ने उसकी व्याकुलता समझी। उन्होंने सभा स्थगित की और रामदास को अपने निजी कक्ष में बुलाया। वहां पहुंचते ही रामदास का सब्र टूट गया। आंसुओं से भीगी आंखों के साथ उसने सब कुछ उंडेल दिया, अपनी बड़ी बेटी सावित्री की रहस्यमयी बीमारी, वैद्य की कही हुई बात और उस पीड़ा में उठाए गए भयानक निर्णय तक। फिर कांपते स्वर में उसने कमला की बीमारी का हाल सुनाया। उसके शब्द किसी घायल पक्षी की पुकार जैसे थे। वह कहता रहा कि उसकी बेटियां समझदार हैं, घर से बाहर कदम तक नहीं रखती, फिर भी यह अनहोनी बार बार क्यों घट रही है, वह समझ नहीं पा रहा। आखिर में वह राजा के चरणों में झुककर फूट पड़ा, महाराज, मैं बदनामी और संदेह से टूट चुका हूँ। अब केवल आप ही मेरी आखिरी आशा है। मैं आपके न्याय की गुहार लगाने आया हूँ। राजकक्ष की नीरवता में रामदास के शब्द गूंजते रहे। दीवारों पर टंगी दीपशिखाएं भी मानो इस पीड़ा की साक्षी बनी खामोश टिमटिमा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने रामदास की करुण कथा सुनी और गहरी सोच में डूब गए। उनकी तेजस्वी आंखों में क्षण भर मौन छा गया। यह मामला साधारण नहीं था। यह केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। कुछ देर बाद राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रामदास, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुमने अपनी बड़ी बेटी की बात पर विश्वास नहीं किया। तुमने उसे मार डाला। यदि उस समय तुम मेरे पास आते तो शायद आज यह नौबत न आती। ये वचन रामदास के हृदय पर वज्र की तरह गिरे। उसका सिर झुक गया, आंसू गालों पर लुढ़क आए। कांपते स्वर में वह केवल इतना ही कह पाया, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक बाप था, पर समाज की बदनामी का डर मुझ पर भारी पड़ गया। राजा की दृष्टि कठोर भी थी और करुण भी। उन्होंने कहा, रामदास, तुमने अपराध किया है, तुम भी दंड के अधिकारी हो, परंतु अभी सबसे पहले हमें उस अदृश्य दुष्ट को पकड़ना होगा जिसने तुम्हारी बेटियों की पवित्र जिंदगी बर्बाद की है। इतना कहकर उन्होंने रामदास को आश्वस्त किया, तुम घर लौट जाओ, किसी से कुछ मत कहना, सत्य सामने आएगा और दोषी अवश्य पकड़ा जाएगा। रामदास सिर झुकाकर लौट गया। उसका मन भारी था, पर भीतर कहीं यह विश्वास भी था कि अब न्याय का दीप जलेगा। राजमहल की रात बड़ी लंबी और गंभीर थी। चांदनी महल की दीवारों पर बिखरी थी, पर राजा की आंखों में नींद नहीं उतरी। वे देर तक उसी गुत्थी पर विचार करते रहे। आखिर कौन है वह दुष्ट जो परछाइयों की तरह घर घर में अनहोनी छोड़ रहा है? प्रभात होते ही राजा ने अपने सबसे विश्वस्त मंत्री विश्वनाथ को बुलाया। मंत्री दरबार में उपस्थित हुए और नतमस्तक खड़े रहे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, विश्वनाथ, यह मामला बहुत उलझा हुआ है। किसी अदृश्य षड्यंत्रकारी की चाल है यह। हमें उस अपराधी को पकड़ना ही होगा। मंत्री ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आपकी जो भी योजना होगी उसमें मैं तनमन से आपका साथ दूंगा। राजा की आंखों में एक नई दृढ़ता चमक उठी। उन्होंने निश्चय कर लिया था, यह रहस्य अब अधिक दिन तक छिपा न रहेगा। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण मौन रहकर मंत्री विश्वनाथ की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में अपनी योजना प्रकट की। उन्होंने कहा, हम अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों को गांव वालों के भेष में रामदास के घर और आसपास तैनात करेंगे। वे रात भर चौकसी करेंगे और देखेंगे कि आखिर कौन है वह परछाई जो इस घर में अनहोनी लाती है। हमें उस दुष्ट को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। मंत्री विश्वनाथ ने आदर से सिर झुकाया और कहा, महाराज, अति उत्तम। आपकी यह योजना अवश्य सफल होगी। इस प्रकार योजना बनकर तय हुई और गुप्त तैयारी शुरू कर दी गई।
उधर रामदास भारी मन लिए अपने घर लौटा। राजा के वचन सुनकर उसे एक नई उम्मीद तो मिली थी, लेकिन हृदय में सिसकन अब भी बाकी थी। सावित्री की करुण छवि बार बार उसकी आंखों के आगे आ जाती, और जब वह कमला की फीकी होती मुस्कान और थका हुआ चेहरा देखता तो उसका मन और भी व्याकुल हो उठता। उसने अपनी बेटियों से कुछ भी न कहा। वह जानता था कि अगर चिंता जताई तो उनके कोमल दिल और टूट जाएंगे, इसलिए उसने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। दिन ढलने पर जब राधा, अनुराधा और कमला घर के काम में लगीं, तो रामदास दूर बैठकर उन्हें देखता रहा। उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना उठती, हे प्रभु, मेरी बेटियों को इस संकट से बचा ले। जो गलती मैंने सावित्री के साथ की वैसा अंधकार इन पर न छा जाए। रात घिर आई। घर में सब सो गए, लेकिन रामदास की आंखों में नींद का नाम तक न था। वह आंगन में चारपाई पर बैठा रहा। ऊपर आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे, मानो हर तारा उसकी पीड़ा को टकटकी लगाए देख रहा हो। उसके भीतर एक ही प्रश्न बार बार गूंजता, यह सब आखिर कैसे हो रहा है? कौन है वह अदृश्य छाया जो मेरे घर की देहरी लांघ जाती है? वह पूरी रात उन्हीं सवालों और प्रार्थनाओं में डूबा रहा। चांदनी धुंधली पड़ गई, तारे ढलने लगे, लेकिन रामदास की आंखें अब भी बोझिल नहीं हुईं। उधर राजमहल में राजा विक्रमादित्य और उनके मंत्री विश्वनाथ अपनी गुप्त योजना को अमल में लाने में व्यस्त थे। मंत्री ने अपने सबसे विश्वस्त सैनिकों का चुनाव किया। वे सैनिक जो न केवल वीर थे, बल्कि विवेक और धैर्य से भी परिपूर्ण। उन्हें आदेश मिला कि वे अपने असली रूप में नहीं, बल्कि साधारण गांव वालों के भेष में हरिपुर में प्रवेश करें। किसी ने किसान का रूप धारण किया, कोई मजदूर की तरह साधारण कपड़े पहनकर आंगनांगन घूमने लगा। धीरे धीरे वे सब गांव की भीड़ में घुल मिल गए, जैसे वर्षों से वहीं रह रहे हों। किसी को भी संदेह न हो सके, यही उनकी पहली परीक्षा थी। विश्वनाथ ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी, रात ढलने पर तुम सब रामदास के घर के आसपास चौकसी करना, हर आहट पर नजर रखना। किसी भी संदिग्ध छाया, किसी भी अनजानी हलचल की खबर तुरंत हमें पहुंचना। इस बार सत्य को अंधेरे में छिपने न देना। इधर हरिपुर गांव पर धीरे धीरे रात उतर आई। एक गहरा सन्नाटा फैल गया। कभी कभार किसी कुत्ते की भौंक सुनाई देती, या फिर रात के कीड़े अपनी मंद गुनगुनाहट से वातावरण को भर देते। हवा भी धीमे धीमे बह रही थी, मानो रात को और गाढ़ा बना रही हो। रामदास का घर भी इस खामोशी में डूबा पड़ा था। भीतर उसका परिवार निद्रा में खो गया था। कमला, जो दिन भर की थकान और बीमारी से जर्जर हो चुकी थी, अपनी बहनों राधा और अनुराधा के पास गहरी नींद में सो रही थी। रामदास भी अपनी चारपाई पर लेटा था, पर उसकी आंखें अब भी खुली थीं। शरीर थकान से चूर था, पर मन पर नींद का कोई असर नहीं। वह अंधेरे आंगन की ओर टकटकी लगाए पड़ा था, मानो किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। आधी रात का समय था। हरिपुर गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। सब कुछ शांत था, पर उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक परछाई धीरे धीरे रामदास के घर की ओर बढ़ी। उस व्यक्ति का चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। उसकी चाल दबे पांव थी, सावधान और सतर्क, मानो वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देख ले। वह घर के पिछले हिस्से की ओर गया, जहां एक छोटा दरवाजा आंगन में खुलता था। पर उसे क्या पता था कि हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे राजा के सैनिक उसकी टकटकी लगाए बैठे हैं। उनकी आंखें अंधेरे को चीर रही थी और हर हरकत पर नजर रख रही थी। जैसे ही उस अजनबी ने दरवाजे की सांकल को छूने की कोशिश की, तभी पेड़ों के बीच से एक सैनिक ने बड़ी फुर्ती से जाल फेंका। यह कोई साधारण जाल नहीं था, इसमें लोहे के छोटे छोटे कांटे लगे थे। जाल उसके पैरों में उलझ गया। अगले ही क्षण वह जोर से लड़खड़ा कर धरती पर गिर पड़ा। तेज कांटों ने उसके तलवों में गहरे घाव कर दिए। दर्द से वह तड़प उठा और एक भयानक चीख उसके मुंह से निकल गई। यह चीख रात के गहरे सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक फैल गई। उसी पल सैनिकों ने अपनी दूसरी तैयारी को अंजाम दिया।
पेड़ पर पहले से लटका हुआ लोहे का एक भारी पिंजरा रस्सी काटते ही नीचे गिरा और सीधे उस व्यक्ति पर आकर जकड़ गया। अब वह पूरी तरह फंस चुका था, तड़पता कराहता और छटपटाता हुआ। लोहे के पिंजरे के गिरने से ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि रामदास और उसकी बेटियां चौंक कर नींद से जाग उठीं। उनके चेहरे पर घबराहट थी। घर के आसपास रहने वाले कुछ गांव वाले भी दरवाजे खोलकर बाहर निकल आए। अंधेरी रात अब सवालों और सरगोशियों से भर उठी थी। सबकी आंखें एक ही ओर थीं, जहां लोहे का पिंजरा किसी रहस्य के पर्दाफाश का संकेत दे रहा था। सैनिकों की टिमटिमाती मशालों के बीच अचानक उठे शोर ने पूरे गांव को हिला दिया। भीड़ सिसकियों और फुसफुसाहटों में बदल गई थी, पर सैनिकों ने कड़ी आवाजों और तलवारों की चमक से सबको काबू में कर लिया। उसी हलचल में एक अजनबी लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया, चेहरा अब भी काले कपड़े से ढका हुआ। रामदास का हृदय उफनते सागर की तरह धड़क रहा था। उसके मन में बार बार यही प्रश्न उमड़ रहा था, आखिर यह कौन है? कौन था जो उसकी चौखट लांघकर उसकी बेटियों की इज्जत पर गंदी निगाह डालने आया था? गुस्से और आशंका से उसकी आंखें अंगार की तरह जल उठी थीं। फैसला महल में होना था। सैनिकों की अगुवाई में रामदास, कमला और कुछ गिनेचुने गांव वाले उस रहस्यमय कैदी के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। राह अंधेरी थी, पर मशालों की लौ में उनके चेहरों पर चिंता की परछाइयां साफ झलक रही थी। उधर महल में राजा विक्रमादित्य को रात के पहर ही खबर पहुंचा दी गई थी। वे अपनी विशाल सभा में गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। सभा का वातावरण भयानक सन्नाटे से भरा हुआ था। बाहर गांव के लोग इकट्ठा होकर कुजबुजा रहे थे, पर भीतर केवल वही थे जिन्हें राजा ने अपनी नजरों के काबिल समझा। लोहे का पिंजरा सभा के बीचों बीच लाकर रख दिया गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे सबके दिलों की धड़कनें ही गूंज रही हों। रामदास और कमला दोनों अधमरे से खड़े थे। राजा की आवाज अचानक गरजी। कड़े और ठंडे स्वर में आदेश निकला, चेहरे से कपड़ा हटाओ। मंत्री विश्वनाथ धीरे धीरे आगे बढ़े। सबकी सांसें थम गईं। कपड़ा हटा और जो चेहरा सामने आया, उससे पूरी सभा जैसे जड़ हो गई। रामदास के मुंह से दर्दनाक चीख फूट पड़ी। गंगा प्रसाद, हाँ वही गंगा प्रसाद, गांव का पुराना साथी, बचपन का दोस्त, वही जिसके साथ कभी कच्ची गलियों में खेला था, नंगे पांव खेतों में भागा था, साथ मिलकर सपने देखे थे। अब वही दोस्त लोहे के पिंजरे में कैद अपराधी की तरह खड़ा था। सभा स्तब्ध रह गई। किसी की आंखों को यकीन न हुआ कि यह वही गंगा प्रसाद है। रामदास के मन में पुरानी यादें और वर्तमान का घिनौना सच टकरा रहे थे। एक ओर दोस्ती की मीठी परछाइयां थी, दूसरी ओर विश्वासघात का नुकीला कांटा। सभा में तब एक ऐसा क्षण आया जब मानो समय ठहर गया हो। रामदास की बेटी कमला की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसकी आवाज कांप रही थी। दिल का दर्द शब्दों में उतर आया था। वह टूटे स्वर में बोली, चाचा जी आप? रामदास की आंखों में क्रोध की ज्वाला और अपमान का दुख दोनों साथ झलक रहे थे। उसने सबके सामने राजा की ओर देखकर कहा, यह मेरा मित्र था, मेरा हमराज। बचपन से मैंने इसे अपने भाई की तरह माना, और इसने मेरी बेटियों की मर्यादा पर ही हाथ डाल दिया। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। हवा तक रुक सी गई। तभी महाराज विक्रमादित्य का स्वर गरजा, गूंजा ऐसा कि दीवारें कांप उठीं। राजा ने कहा, गंगा प्रसाद, तूने ऐसा क्यों किया? रामदास की बेटियां तेरे लिए भी तो बेटियों समान थी। फिर किस अधर्म ने तुझे इस नीचता तक पहुंचा दिया? गंगा प्रसाद सिर झुकाए खड़ा रहा। उसकी आंखें जमीन पर गड़ी थी। सभा का हर व्यक्ति उसके उत्तर की प्रतीक्षा में था। कुछ क्षण की खामोशी के बाद टूटी सी आवाज सभा में गूंजी। उसने कहा कि हाँ, मैं दोषी हूँ, मैंने पाप किया है, और यह सब मेरी अपनी कमजोरी, मेरे अकेलेपन और अपूर्ण इच्छाओं की वजह से हुआ। धीरे धीरे उसने अपनी कथा खोलनी शुरू की। बोला, जब वह रामदास के साथ गांव में रहता था तब जीवन सहज था, मित्रता गहरी थी।
वह सचमुच रामदास की बेटियों को अपनी बेटियों की तरह ही मानता था। लेकिन वक्त ने करवट ली। व्यापार के सिलसिले में उसे गांव छोड़कर दूर जाना पड़ा। वहां पराई धरती पर उसे न तो अपनापन मिला न सहारा। विवाह की उम्र बीतती चली गई, पर उसका घर सूना ही रहा। लोग उसकी पीठ पीछे ताने कसते, कहते यह आदमी अब बूढ़ा हो चला है, इसके लिए कोई कन्या उपलब्ध नहीं होगी। हर अपमान ने उसके मन को और भी खोखला कर दिया। वह भीतर ही भीतर टूटता चला गया। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरा थका और शर्म से झुका हुआ था। सभा सुन रही थी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ दया में डूबे और कुछ घृणा से कांप रहे थे। पर सच यह था कि उस रात गंगा प्रसाद ने अपने अपराध का बोझ सबके सामने कबूल कर लिया था। कई बरस बीत गए थे। गंगा प्रसाद जब लौटकर हरिपुर पहुंचा तो उसने सोचा, शायद वही पुराना स्नेह, वही अपनापन मिलेगा। रामदास से उसका पुनर्मिलन हुआ। रामदास ने उसे अपने घर बुलाया और वही उसे सावित्री का रूप नजर आया। वह अब जवान थी, उसकी चाल में नरमी, आंखों में किसी नदी सी गहराई और चेहरे पर बस एक भोली सी मुस्कान। गंगा के भीतर कुछ अंधेरे विचार उभरे। वे विचार हवा में नहीं थे, पर उन पर पर्दा डालना भी अब उसके लिए कठिन हो गया था। उसने पहले अपनी अंतरात्मा से लड़ने की कोशिश की, बार बार खुद को रोका, अपनी आंखों को झुका लिया, पर कौन हमेशा अपनी आंखें जमीन पर रख पाता है। भूलने की चाहत, अकेलेपन की गरज और जीवन में साथी न होने का वह खालीपन, सब मिलकर उसकी कमजोर इंद्रियों को धीरे धीरे चीरते रहे। एक रात जब जज्बातों ने उसे थका दिया, वह अपने एक पुराने परिचित के पास गया, वह जो जड़ी बूटियों का धंधा करता था और जिनके पास औषधियों का द्योतक था। उसने अपना मन खोला, अपनी बेचैनी बयां की, और उस व्यापारी ने उसे एक ऐसी औषधि सौंप दी, ऐसी कि जिसकी खुशबू से नींद इतनी गहरी हो जाती कि मनुष्य सारी चेतना खो देता। गंगा ने उसी रास्ते को अपनाया जो पतन के पत्थर पर लिखा होता है। जब भी वह रामदास के घर गया, रात में उसने उस औषधि की बूंदें चारों तरफ बिखेर दी। परिवार गहरी नींद में डूब गया। बेहोशी इतनी कि आंखें खुलती रहीं पर आत्मा कहीं और चली जाती। तब वह अपनी निंदनीय आकांक्षा पूरी करता और सवेरा होने से पहले चुपके से वहां से निकल जाता कि जैसे कोई सुबह ने कुछ देखा ही न हो। वह स्वीकार कर गया कि हर कदम उसके लिए पतन का एक और पत्थर बन गया। यह वह रातें थी जिनमें उसने अपने होने की गरिमा खो दी, और उसी गरिमा का बोझ अब उसकी आत्मा पर भारी होकर टूट रहा था। जब सावित्री की देह टूटने लगी और उसकी सांसें डगमगाने लगी, तब गंगा प्रसाद के भीतर भय ने जकड़ लिया। उसे लगा कि कहीं यह राज खुल न जाए, कहीं दुनिया जान न ले कि उस मासूम की पीड़ा का असली कारण वही है। वह घबराया, कांपा और भीतर ही भीतर टूटने लगा। पर नियति ने एक और ही करवट ली। रामदास ने समाज की लाज और बदनामी के भय से अपनी ही बेटी का जीवन छीन लिया। यह दृश्य गंगा के मन को हिला गया। उसे लगा जैसे उसके अपराध का बोझ अब दुगना हो गया हो, पर फिर भी वह बोलते बोलते रुक गया। सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। रामदास का हृदय इस कदर जल उठा कि वह तड़प कर चिल्ला पड़ा, बोल दुष्ट, तूने यह घिनौना काम क्यों किया? क्या तेरे भीतर जरा भी लज्जा नहीं बची? गंगा की आंखें झुकी हुई थी। वह कांपते स्वर में अपनी सफाई देने लगा। बोला, मुझे क्षमा कर दो रामदास, मैं अपनी कमजोरी पर काबू न पा सका, पर इसमें तेरी भी चूक थी। तेरी बेटियां जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी और तूने उनकी शादी समय पर न की। अगर सावित्री की डोली पहले उठ गई होती तो शायद यह सब न होता। यह सुनते ही सभा में हलचल मच गई। हर चेहरा तिरस्कार से भर गया। तभी महाराज विक्रमादित्य की गगनभेदी आवाज गूंजी, चुप नीच, अपराध तूने किया और अब दोष अपने मित्र पर मढ़ रहा है। तेरी वासना ने एक बेटी की जान ले ली और दूसरी की लाज रौंद डाली। तू इस सभा में माफी मांगने योग्य भी नहीं। न्याय तुझसे अपना पूरा हिसाब वसूल करेगा। राजा की कठोर वाणी बिजली की तरह गिरी। गंगा प्रसाद निस्तेज सा सभा के बीच खड़ा रह गया।
सभा में सन्नाटा फैल गया। राजा विक्रमादित्य की आंखों में कठोर न्याय की लौ जल रही थी। उन्होंने धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में आदेश दिया, सैनिकों, इस दुष्ट को राज्य के बीचों बीच ले जाओ। इसे सूली पर लटकाया जाए ताकि हर कोई देख सके कि ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों का क्या अंजाम होता है। सैनिकों ने तुरंत गंगा प्रसाद को पकड़ लिया। वह लोहे की हथकड़ी में बंधा, सिर झुका हुआ, शर्म और पछतावे के भाव से भारी था। गांव के लोग बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसे ताने मारे, उसकी निंदा की और उसकी हरकत पर कड़ा प्रतिकार जताया। भीड़ की आवाजें गूंज रही थी, पर गंगा प्रसाद मौन ही रहा। मन में अपराध की अग्नि उसे जलाती रही। सजा ने पूरे गांव को एक संदेश दिया। यह संदेश साफ था, ऐसे अपराधों की कोई माफी नहीं होगी। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी दृष्टि रामदास पर डाली। उनका स्वर अब गंभीर और संतुलित था। रामदास, उन्होंने कहा, गंगा प्रसाद ने जो अपराध किया उसका जिम्मेदार वही है, पर तुमने अपनी बड़ी बेटी सावित्री की बात पर विश्वास नहीं किया और उसकी जान ले ली। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। अगर तुम उस समय हमें सब बता देते तो शायद कमला की जिंदगी आज बर्बाद नहीं होती। रामदास ने आंखों में आंसुओं के साथ सिर झुका लिया। उसका हृदय दर्द से तड़प रहा था और शब्दों का भार उसे भारी लग रहा था। उसने धीरे कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक पिता हूँ। समाज की बदनामी का डर मुझे हमेशा घेरे रहता था। जो किया मुझे उस समय सही लगा, पर अब मैं जान गया हूँ कि मेरी गलती ने कितने दर्द का कारण बनाया। सभा का वातावरण अब भी गंभीर था, पर राजा विक्रमादित्य की दृष्टि में न्याय के साथ सहानुभूति भी झलक रही थी। उन्होंने धीरे पर स्पष्ट स्वर में रामदास की ओर देखा और कहा, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं रामदास। तुम्हारे हृदय में प्रेम और डर दोनों भरे थे, पर जो अपराध हुआ उसका दंड तुम्हें भोगना होगा। तुम्हें 5 वर्ष तक कारावास में रहना होगा। यही न्याय है। रामदास के मन में जैसे भयंकर दबाव और भय का पहाड़ टूटने लगा, पर महाराज की आंखों में सहारा भी था। राजा ने आगे कहा, पर चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी कमला की जिम्मेदारी अब हमारी है। उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका भविष्य हमारी निगरानी में रहेगा। हम उसका विवाह किसी योग्य और सम्मानित व्यक्ति से करवाएंगे और उसके होने वाले बच्चे को पिता का साया मिलेगा। उसके जीवन में कोई कमी नहीं आने देंगे। रामदास ने अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। आंसुओं और राहत के भाव उसके चेहरे पर झलक रहे थे। उसने धीरे धीरे कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। आपके न्याय और दया ने मेरे हृदय को शांति दी। समय बीत गया। राजा विक्रमादित्य ने अपने वचन के अनुसार व्यवस्था पूरी की। कमला का विवाह उनके भरोसेमंद और वफादार सैनिक सूरज से कर दिया गया। सूरज, जो अपनी निष्ठा और नेकदिल स्वभाव के लिए जाना जाता था, ने कमला के हालात को समझा। उसने उसे अपनाया, सम्मान और प्रेम से जीवन का नया मार्ग दिखाया। सूरज ने यह भी प्रण लिया कि कमला के होने वाले बच्चे को वह अपने पुत्र समान प्यार देगा। राजा विक्रमादित्य ने न्याय के साथ अपनी ममता का भी परिचय दिया। रामदास की अन्य बेटियों राधा और अनुराधा की शादी महल के 2 अन्य विश्वसनीय सैनिकों रमेश और किशोर से करवाई गई। ये दोनों केवल बहादुर नहीं थे, बल्कि दयालु और परिवार के प्रति समर्पित हृदय के धनी भी थे। राजा ने सुनिश्चित किया कि रामदास की सभी बेटियां अब न केवल सुरक्षित रहें, बल्कि सम्मानजनक जीवन जिए। समय धीरे धीरे बहता रहा। 5 वर्षों के पश्चात जब रामदास ने अपनी सजा पूरी की और कारावास से बाहर आया, तो उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी तीनों बेटियां खुशहाल और सुरक्षित जीवन जी रही थी। कमला अपनी बेटी और सूरज के साथ छोटे मगर स्नेह और प्रेम से भरे घर में सुखी थी। राधा और अनुराधा भी अपने अपने परिवारों के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। हरिपुर की मिट्टी में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि अब जीवन का रंग बदल चुका है। रामदास की बेटियां कमला, राधा और अनुराधा अपने पिता के पास आईं। उन्होंने अपने पिता को माफ कर दिया, क्योंकि वे जानती थी
कि उनके पिता ने जो किया वह केवल समाज के डर और सामाजिक दबाव के कारण था। रामदास ने अब अपनी बेटियों के साथ समय बिताना शुरू किया, उनकी हंसी में रम गया, उनके सुख दुख में भागीदार बना और हर दिन उनकी छोटी छोटी खुशियों में अपनी आत्मा का सुख पाया। हरिपुर के गांव में फिर से शांति और समृद्धि छा गई। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की गूंज दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी कहानियों को सम्मान और आदर के साथ सुनने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और संवाद कितने महत्वपूर्ण हैं। समय पर सही फैसले लेना, अपने प्रियजनों की बात सुनना और उन्हें समझना, यही जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगर रामदास ने सावित्री की बात पर भरोसा किया होता और राजा विक्रमादित्य के पास समय रहते जाकर मदद मांगी होती तो शायद सावित्री की जान बच सकती थी। परंतु राजा विक्रमादित्य के न्याय और विवेक ने यह सुनिश्चित किया कि बाकी बेटियां कमला, राधा और अनुराधा एक नया, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आज यह प्रण लें कि आप अपने बहन और बेटियों की रक्षा करेंगे और समाज की बदनामी या डर के कारण कभी भी अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देंगे। और अंत में आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि कहानी का कौन सा भाग आपके दिल को छू गया, और साथ ही अपने प्यारे नाम को भी कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम जान सकें कि आप भी इस संदेश को अपने दिल में संजो रहे हैं। धन्यवाद। अगली कहानी। शाम के मध्यम प्रकाश में कौशल्या की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वह केशव कुमार के हाथ अपने हाथों में लेकर कह रही थी, मैं वादा करती हूँ कि मैं जय और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। केशव कुमार ने भी भावुक होते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम इनका अच्छे से ध्यान रखोगी जितना इनकी माँ जानकी रखती थी। कौशल्या के गले में गांठ सी बन गई। वे जानती थी कि यह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं थी। दो छोटे बच्चे जो अभी अभी अपनी माँ को खो चुके थे, उनकी टूटी हुई दुनिया को फिर से सजाना था। केशव जी, कौशल्या की आवाज में दृढ़ता थी, जय और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। हो सकता है यह दुनिया मुझे सौतेली कहे, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। आपने मुझसे शादी की है और यह हमारा घर है। मैं आज से घर की और बच्चों की जिम्मेदारी संभालती हूँ। केशव कुमार की पहली पत्नी जानकी के मरने के बाद जब केशव ने अपनी पुरानी मित्र कौशल्या से शादी की तो मोहल्ले में तूफान मच गया। लोगों की जुबान पर तरह तरह की बातें थी। अरे, कहीं इन दोनों का पहले से ही कोई चक्कर तो नहीं था? श्रीमती शर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। हाय राम, जानकी के मरते ही कैसे तुरंत शादी कर ली? कुछ तो शर्म होनी चाहिए, दूसरी पड़ोसी ने जोड़ा। लेकिन केशव और कौशल्या ने इन सब बातों को हवा में उड़ा दिया। उनके पास इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण काम था, दो छोटे बच्चों को संभालना जो अपनी माँ की मौत के सदमे से अभी भी उबर नहीं पाए थे। समय की नदी बहती रही और आज 21 साल बाद जय और नीरज कौशल्या की आंखों के तारे थे। घर में खुशियों की खिलखिलाहट गूंजती रहती थी। रसोई में कौशल्या व्यस्त थी। आज उन्होंने जय के पसंदीदा पास्ता बनाए थे। जैसे ही जय ऑफिस से आया, खुशी से उछल पड़ा। जय, देखो आज मैंने तुम्हारे पसंदीदा पास्ता बनाए हैं, कौशल्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह माँ, थैंक यू। आपको पता है मुझे कितने दिनों से यह खाने की इच्छा थी। आपको कैसे पता चल जाता है कि मेरा मन क्या कर रहा है? जय की आंखों में चमक थी। कौशल्या ने प्यार से जय के सिर पर हाथ फेरा। माँ को सब पता चल ही जाता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तभी नीरज भी आ गया और शिकायती अंदाज में बोला, हाँ पर आप तो बस भैया से प्यार करती हैं, मुझसे नहीं, है ना पापा? केशव हंसते हुए बोले, अरे ये क्या बेकार की बातें कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है नीरज। देख, तेरे लिए मैंने रसगुल्ले बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? कौशल्या ने प्यार से कहा। नीरज की आंखें चमक उठीं। अरे वाह माँ, रसगुल्ले, आज तो आपने दिन ही बना दिया।
थोड़े रसगुल्ले मेरे दोस्तों के लिए भी पैक कर दो ना, सारे ऑफिस में मांगते रहते हैं। कौशल्या मुस्कुराई, मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए मैंने पहले से ही पैक करके रखे थे। केशव ने मजाक में कहा, और मेरे लिए क्या है? पापा, माँ सच में आपसे प्यार नहीं करती हैं, जय ने हंसते हुए कहा। हाँ, और तुझसे ज्यादा मुझसे करती हैं, है ना माँ? नीरज ने जोड़ा। कौशल्या ने दोनों को गले से लगाते हुए कहा, अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम दोनों को पता है कि मैं तुम दोनों से एक जैसा ही प्यार करती हूँ। माँ के लिए उसकी संतान उसकी आंखों की तरह होती है। अब कोई एक आंख से ज्यादा प्यार करेगा और दूसरी से कम क्या? रात के वक्त जब बच्चे सो गए, केशव और कौशल्या बैठकर बात कर रहे थे। अब बस मेरी एक ही इच्छा है। कौशल्या की आवाज में गहरा प्रेम था। जय और नीरज की जिंदगी में ऐसी दो लड़कियां आएं जिनके साथ वे हमेशा खुश रहें। केशव ने सिर हिलाया, हम्मा, तुम सही कह रही हो। अब दोनों की उम्र भी हो गई है शादी की। मैं यह सोच रहा था कि हमें रिश्तेदारों में जय और नीरज की शादी की बात निकालनी चाहिए, लेकिन कौशल्या के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ हमारे सारे खानदान में सबको ऐसा ही लगता है कि मैं इन दोनों की सौतेली माँ हूँ। पता नहीं, वे सोचते होंगे कि मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करती होंगी। क्या पता मैं इनकी पत्नियों के साथ भी गलत बर्ताव करूं। केशव ने कौशल्या का हाथ पकड़ा। कौशल्या, मुझे पता है कि इतने सालों में तुमने कितनी मेहनत की है जय और नीरज को संभालने में। उनकी माँ के जाने के बाद बच्चे तो जैसे हंसना ही भूल गए थे, लेकिन तुमने उन्हें माँ का प्यार दिया और संभाला। कौशल्या की आंखें नम हो गईं। फिर भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके जीवन में कोई भी तकलीफ आए। मैं जानती हूँ कि वे दोनों आज भी जानकी को कितना याद करते हैं। मैं उनकी माँ जानकी की जगह कभी नहीं ले पाऊंगी। और सच में आज भी जय और नीरज अपनी माँ जानकी को बहुत याद करते थे। चुपके से जब घर में कोई नहीं होता, वे अपनी माँ के पुराने कमरे में जाकर उनकी यादों को ताज़ा करते थे। जानकी के कमरे में पुरानी अलमारी में उनकी तस्वीरें और कुछ निशानियां रखी हुई थी। भाई, आपको याद है? नीरज ने एक पुराना लॉकेट हाथ में लेते हुए कहा। माँ ने आखिरी बार मुझे यह दिया था जब वो हमें छोड़कर गईं। जय की आवाज में दर्द था। याद है? माँ की वो आंखें आज भी मुझे याद है, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई। कभी कभी सोचता हूँ कि काश माँ हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। जय ने तुरंत नीरज को टोका। कौशल्या, माँ के सामने यह बात कभी मत कहना, नहीं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैं जानता हूँ। नीरज ने गहरी सांस ली। कौशल्या, माँ कह रही थी कि वो हमारे लिए लड़की ढूंढ रही हैं। आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए? जय के चेहरे पर तनाव की रेखाएं दिखीं। मैं भी उन्हें बताना तो चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें सच बताएं, हमें एक बार नियति और रिया से बात कर लेनी चाहिए। हाँ, यह भी सही है। नीरज ने सिर हिलाया। हम आज ही उन दोनों से बात करते हैं और उन दोनों को माँ और पापा से मिलवाने ले आएंगे। दोनों भाइयों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। पता नहीं माँ कैसे रिएक्ट करेंगी। यह बात सुनकर हवा में कुछ बदलाव आने वाला था और यह परिवार जल्द ही एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला था। शहर के पुराने हिस्से में, जहां आम के पेड़ों की छाया में बचपन की यादें बिखरी पड़ी थी, जय और नीरज अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए नियति और रिया के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई, अब वक्त आ गया है, जय ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नीरज के हाथ कांप रहे थे। हाँ भाई, अब और नहीं छुपा सकते। दरवाजा खुला और नियति की माँ जानवी ने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर वही प्रेम था जो बचपन में हुआ करता था। अरे जय, नीरज, आओ बेटा, कितने दिन बाद आए हो। नियति, रिया को आवाज दो। नियति और रिया जब सामने आईं, तो पुराने दिनों की तरह ही मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी, लेकिन अब वे बच्चे नहीं थे। वे सभी जवान हो गए थे और उनके दिलों में प्रेम के बीज अंकुरित हो चुके थे।
माँ आज भी जानकी आंटी को बहुत याद करती हैं। नियति ने धीरे से कहा, सच में वे दोनों न सिर्फ पड़ोसी थी बल्कि बहुत अच्छी सहेलियां भी थी। इसीलिए तो हम चारों बचपन से साथ रहे हैं। रिया ने जोड़ा, कौशल्या आंटी को हम सबके बारे में पता है कि हम चारों साथ हैं। जानकी आंटी और मेरी माँ पक्की सहेलियां थी। नियति की आवाज में चिंता थी। तुम दोनों को लगता है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमारी माँ से कहा था कि अपने चारों बच्चों की शादी साथ में करेंगी, इसलिए तुम दोनों हम दोनों के साथ हो। जय ने सिर झुकाते हुए कहा, हमें डर है कि आंटी को बुरा न लगे कि तुम दोनों ने जानकी आंटी की मर्जी से शादी की, उनकी पसंद की लड़कियों से नहीं। रिया ने हिम्मत जुटाई, कौशल्या आंटी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें बुरा लगेगा। नीरज की आवाज में दुविधा थी, पता नहीं, शायद लग भी सकता है क्योंकि आज तक उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है और हम आज भी अपनी माँ को नहीं भूल पाए और अब उनकी सहेलियों की बेटियों से ही शादी कर रहे हैं। नियति ने दृढ़ता से कहा, मुझे लगता है हमें उनसे अब और नहीं छुपाना चाहिए। नियति सही कह रही है। जय ने सिर हिलाया, जितना हम छुपाएंगे उन्हें उतना ही दुख होगा। हम आज ही उनसे बात कर लेते हैं। रिया ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि हम चारों को उनके पास जाना चाहिए। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। नीरज ने राहत की सांस ली। शाम के वक्त जब सूरज की सुनहरी किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जय और नीरज नियति और रिया को अपने घर ले आए। कौशल्या रसोई में थी। जब उन्होंने आवाजें सुनी, अरे तुम दोनों पहले बता देते कि तुम अपने दोस्तों को ला रहे हो तो मैं कुछ अच्छा सा बना देती, कौशल्या ने मुस्कुराते हुए कहा। जय ने झिझकते हुए कहा, माँ ये नियति है और ये उसकी बहन रिया। केशव जी की आंखें चमक उठीं, अरे ये तो वही नियति और रिया हैं ना जो बचपन में हमारे पड़ोस में रहते थे। इनकी मम्मी जानकी की पक्की सहेली थी ना। हाँ पापा, ये दोनों वही हैं, नीरज ने कहा। कौशल्या का चेहरा खुशी से दमक उठा। आओ आओ बेटा, बैठो। जय ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा माँ, हम दोनों नियति और रिया से शादी करना चाहते हैं। केशव का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? कौशल्या की सांस रुक गई। वे चुप खड़ी रहीं। फिर धीरे से बोली, तो तुम दोनों ने पहले ही क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हारी शादी की बात कितनी जगहों पर चलाई है। नीरज की आंखें नम हो गईं। माँ, हमारी माँ भी यही चाहती थी कि हम चारों साथ रहें, इसलिए। लेकिन माँ, हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे। जय ने कांपती आवाज में कहा, सॉरी माँ, अगर हमें माफ कर दीजिए प्लीज। कौशल्या के दिल में तूफान उठा। वे जानती थी कि यह वक्त था जब उन्हें अपने दिल की बात कहनी थी। उन्होंने दोनों बेटों को गले से लगाया। अरे तुम दोनों सॉरी क्यों बोल रहे हो? उनकी आवाज में गर्व था। मुझे तो तुम दोनों पर गर्व है कि तुम दोनों अपनी मम्मी की आखिरी इच्छा का मान रख रहे हो। मुझे कोई दुख नहीं है। सच में? रिया ने डरते हुए पूछा। लेकिन माँ, आप हमसे नाराज तो नहीं हैं ना कि हमने आपसे इस बात को छुपाया? कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। मैंने हमेशा तुम दोनों की खुशी ही चाही है, बस और कुछ नहीं। और अब तो मुझे यह भी पता चल गया है कि यह जानकी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए मैं ना क्यों कहूँगी इस शादी के लिए। केशव ने संजीदा होते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन नियति और रिया, तुम्हारे पापा को पता है इन सब के बारे में? नियति ने झिझकते हुए कहा, नहीं अंकल, उन्हें अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता, लेकिन अब आपसे बात करने के बाद हम उनसे भी बात कर लेंगे। कौशल्या ने उत्साह से कहा, हम उन्हें हमारे घर बुलाएंगे आगे की बात करने के लिए। वो हमारे पुराने पड़ोसी भी हैं और मित्र भी, उनसे मिलकर हमें भी अच्छा लगेगा। केशव ने भावुक होते हुए जोड़ा, और यह जानकी की आखिरी इच्छा थी, तो हम इसे जरूर पूरा करेंगे। रिया ने हाथ जोड़कर कहा, जी अंकल, अब हम चलते हैं। नमस्ते अंकल और आंटी। हाँ बेटा, केशव ने कहा। जय और नीरज, जाओ इन दोनों को बाहर छोड़ आओ। शाम के अंधेरे में जब नियति और रिया अपने घर पहुँचे, उनके दिल में खुशी और घबराहट दोनों थी। उन्होंने घर जाकर सारी बात अपने पिता से कही।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बात को सुनकर उनके पिता के विचार कुछ और ही होंगे। हवा में बदलाव की खुशबू थी और यह परिवार एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा था जहां खुशियां और चुनौतियां दोनों इंतजार कर रही थी। उनके पिता की आंखों में कुछ और ही भाव थे जो आने वाले दिनों में इस प्रेम कहानी की दिशा बदल सकते थे। कभी कभी जिंदगी में वो मोड़ आते हैं जहां खुशी और डर साथ साथ चलते हैं और हमें पता नहीं होता कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। रात का सन्नाटा था। वीरेंद्र जी अपने कमरे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। नियति और रिया की बात सुनकर उनका दिल बेचैन हो गया था। तुम दोनों को पता भी है, वीरेंद्र जी का स्वर कड़ा था। तुम दोनों जिन लड़कों से शादी करने के बारे में सोच रहे हो, उनकी माँ सौतेली है। नियति और रिया एक दूसरे की तरफ देखकर सकते में आ गए। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी सौतेली सास होगी। वीरेंद्र जी की आवाज में डर था। अरे, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। समाज क्या कहेगा? नियति ने हिम्मत जुटाकर कहा। पापा, कौशल्या आंटी ऐसी नहीं है। आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। रिया ने जोड़ा। हाँ पापा, वो जय और नीरज दोनों से बहुत प्यार करती है। हमने अपनी आंखों से देखा है। वीरेंद्र जी का चेहरा सख्त हो गया। ऐसा तुम्हें लगता है बस जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब उनका असली चेहरा सामने आएगा। उनकी आवाज में अनुभव का कड़वाहट था। जानकी और मैं कितने अच्छे दोस्त थे, तुम जानते हो। आप जानते हैं, जय और नीरज उनके ही बेटे हैं और वे अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जय और नीरज कौशल्या की चाल को नहीं समझ पा रहे हैं। वीरेंद्र जी की आंखों में संदेह था। लेकिन मुझे पता है कि शादी के बाद सौतेली सास इन दोनों को बहुत तकलीफ देगी। नियति की आंखों में आंसू आ गए। पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जय और नीरज कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें यकीन है कि वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे? वीरेंद्र जी ने तीखे स्वर में पूछा। रिया ने दृढ़ता से कहा, हाँ पापा, हम दोनों उन्हें अच्छे से जानते हैं। अगर कौशल्या आंटी ने शादी के बाद कुछ भी किया जो वो नहीं करेंगी तो भी वे हमारा ही साथ देंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि कौशल्या आंटी ऐसी है ही नहीं। वीरेंद्र जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक चुनौती का भाव आया। ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं उन दोनों की परीक्षा लूंगा। अगर वे तुम दोनों का साथ देते हैं तो ही यह शादी होगी, वरना नहीं। वीरेंद्र कौशल्या के सौतेले होने के कारण अपनी बेटियों की शादी उस घर में करने को तैयार नहीं थे। समाज के डर ने उनके दिल पर कब्जा कर लिया था। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वो केशव के घर जाकर उनसे सीधी बात करेंगे। अगले दिन दोपहर में वीरेंद्र जी केशव के घर पहुंचे। केशव ने दरवाजा खोला तो चेहरे पर मुस्कान आई। आइए आइए, आपका स्वागत है, केशव ने हाथ जोड़कर कहा। आज हम कितने वक्त बाद मिल रहे हैं केशव जी, वीरेंद्र जी बैठते हुए बोले। कौन जानता था कि इतने सालों के बाद हम अपने बच्चों की शादी के लिए मिलेंगे। कौशल्या चाय लेकर आईं। केशव ने परिचय कराया। वीरेंद्र जी, आप जानकी को जानते हैं, लेकिन मैं कौशल्या से पहली बार मिल रहा हूँ। वीरेंद्र जी की आवाज में उदासी थी। हाँ, जानकी भाभी के जाने के बाद जानवी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए हमने वो मकान बेच दिया था और उसके कुछ वक्त बाद आप दोनों ने शादी कर ली। कौशल्या के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आए। वे समझ गई थी कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा परिवार और आपका परिवार इतने करीब रहे हैं, वीरेंद्र जी ने एक पल रुककर कहा। मैं और मेरा परिवार जानकी भाभी के काफी करीब थे। फिर उनका स्वर बदल गया, लेकिन आपके नहीं। इसलिए सच कहूँ तो मुझे इस रिश्ते से आपत्ति है। वीरेंद्र जी की बातों को सुनकर केशव और कौशल्या की सांस अटक गई। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। वे धीरे धीरे समझ रहे थे कि वीरेंद्र आखिर किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। केशव ने संयत स्वर में कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको अपनी बेटियों की चिंता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे यहाँ भी उसी खुशी के साथ रहेंगी जैसी वे आपके साथ रहती हैं। वीरेंद्र जी की आवाज में कड़वाहट आई। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ।
मुझे समाज को मुंह भी दिखाना है। आप तो जानते हैं कि शादी के बाद अगर सास अच्छी ना हो तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। उनकी आवाज और तेज हो गई, और तो और लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है वो अलग। और यहाँ तो सौतेली सास का मामला है। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। कौशल्या चुप बैठी थी, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। 21 साल की मेहनत, प्रेम और समर्पण एक झटके में बेमानी हो गया लग रहा था। केशव ने कौशल्या की तरफ देखकर कहा, कौशल्या ने जय और नीरज को कभी सौतेला नहीं समझा। उन्हें एक असली माँ की तरह ही पाला है। वीरेंद्र जी ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। सच में, इसीलिए मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने खड़े होते हुए कहा, अच्छा यही होगा कि आप अपने बेटों से कह दे कि वे मेरी बेटियों से दूर रहें। केशव की आवाज में दर्द था। देखिए भाई साहब, यह जानकी की आखिरी ख्वाहिश थी। जय और नीरज अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। वो टूट जाएंगे अगर उन्हें यह पता लगेगा कि वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा को भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वीरेंद्र जी की आवाज में अफसोस था। अगर जानकी की बहन होती तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए मना ही नहीं करता, लेकिन मैं अपनी बेटियों को उस घर की बहू नहीं बना सकता जहां सौतेली सास का राज चलता हो। केशव का गुस्सा फूटा। यह आपने सौतेला सौतेला क्या लगा रखा है? कौशल्या सौतेली नहीं है। वीरेंद्र जी ने ठंडे स्वर में कहा, आपके कहने से यह सच नहीं बदल जाता। शादी के बाद आपकी बहुएं इनकी सौतेली बहुएं ही कहलाएंगी। कौशल्या, जो अब तक चुप थीं, अचानक खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। वीरेंद्र जी, उन्होंने धीरे से कहा, 21 साल मैंने इन बच्चों को पाला है। उनके हर सुख दुख में साथ रहा हूँ। अगर यह सब के बाद भी मैं उनकी सौतेली माँ हूँ, तो शायद मैं हमेशा सौतेली ही रहूंगी। वीरेंद्र जी के जाने के बाद केशव और कौशल्या एक दूसरे को देखते रह गए। उनके सामने एक नई चुनौती थी, समाज के पूर्वाग्रहों से लड़ना और अपने बच्चों की खुशी के लिए संघर्ष करना। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई समाज की सोच से होती है, अपने दिल से नहीं। वीरेंद्र के जाने के बाद घर में भारी सन्नाटा छा गया था। केशव और कौशल्या दोनों मानो पत्थर बन गए थे। कौशल्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि केशव का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। कैसे बताएंगे जय और नीरज को यह सारी बातें? कौशल्या की आवाज कांप रही थी। केशव ने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन खुद भी परेशान थे। कौशल्या अचानक सोफे से उठीं और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। उनकी आवाज में गहरा दर्द था। आज मेरे सौतेले होने की वजह से मेरे बेटों का घर नहीं बस पा रहा है। उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। केशव जी, आज मेरी वजह से वे अपनी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाएंगे। उन्हें कितना दुख होगा यह जानकर कि मेरी वजह से यह सब हो रहा है। वो दोनों तो मुझसे नफरत करेंगे ना। केशव तुरंत उनके पास गए और उन्हें सहारा दिया। नहीं कौशल्या, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। कौशल्या ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से भी तो प्यार करते हैं ना। मैं उनके बीच का कांटा नहीं बन सकती हूँ। कौशल्या की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं वीरेंद्र भाई साहब से कहती हूँ कि अगर वो नियति और रिया की शादी करवाते हैं तो मैं शादी के बाद यहाँ से चली जाऊंगी, उनके साथ नहीं रहूंगी। केशव सकते में आ गए। यह क्यों कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ। कौशल्या की आवाज में दृढ़ता थी। मुझे बस हमारे दोनों बच्चों की खुशी चाहिए। मैं हमारे बोर वाले घर में रहने चली जाऊंगी। उनकी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। केशव का गला भर आया। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कौशल्या चौंकी। लेकिन केशव जी, लेकिन कुछ नहीं। केशव ने दृढ़ता से कहा, हमारे बच्चे खुश रहें इसलिए तुम इतना सब कर रही हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। तभी दरवाजे पर आवाज आई। जय और नीरज वापस आ गए थे और उनके साथ वीरेंद्र भी था। माँ, पापा, हमारा क्या? जय ने खुशी से कहा, मैं वीरेंद्र अंकल को भी हमारे साथ लाया हूँ।
कौशल्या और केशव एक दूसरे की तरफ देखकर परेशान हो गए। कौशल्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम दोनों इस सब में मत पड़ो बेटा। मैं वादा करती हूँ कि जानकी की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। नीरज सकते में आया। माँ, आप क्या कह रही हैं? हम आपको छोड़कर शादी करेंगे? जय की आवाज में अविश्वास था। आपको हम इतने बुरे लगते हैं क्या? नीरज की आंखों में आंसू आ गए। हाँ माँ, हम जानते हैं कि हमारी माँ से हम आज भी बहुत प्यार करते हैं, उनकी इच्छा को भी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। जय ने आगे बढ़कर कौशल्या को गले लगाया। हम आपको हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने देंगे। बस बचपन में माँ के जाने के बाद आपने हमें सबसे ज्यादा प्यार किया, हमें संभाला। नीरज ने वीरेंद्र की तरफ मुड़कर कहा, अंकल, आप हमारी माँ को सौतेला कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कभी सौतेला फील न हो इसलिए अपना बच्चा ही नहीं किया। जय की आवाज में दृढ़ता थी। हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते। सोच लो, इसके बाद नियति और रिया तुम्हारी लाइफ में नहीं रहेंगी। नीरज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जिनके आने से हमें अपनी माँ को खोना पड़ जाए, हम ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करेंगे। हम नियति और रिया से प्यार करते हैं, लेकिन अपनी माँ के प्यार का हम यह सिला नहीं दे सकते। केशव परेशान हो गए। लेकिन बेटा, जानकी की आखिरी इच्छा। जय ने दृढ़ता से कहा, माँ, आप हमारे लिए ज्यादा महत्व रखती हैं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे और ना ही किसी को आपका अपमान करने देंगे। अचानक वीरेंद्र की आंखों में चमक आई। वे मुस्कुराने लगे। वाह, मान गए तुम दोनों को। सच में तुम दोनों जानकी बहन के ही बेटे हो। सबने हैरानी से उनकी तरफ देखा। जय ने पूछा, क्या मतलब? वीरेंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, इसका मतलब यह है कि मैं तो बस इनका इम्तिहान ले रहा था। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मैं देखना चाहता था। वीरेंद्र की आवाज में गर्व था कि जिस माँ ने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या वे दोनों उसे छोड़ देते हैं या नहीं। वीरेंद्र ने जय और नीरज की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम दोनों आज मेरी बेटियों को चुनते तो मैं कभी तुम्हारी शादी नहीं करवाता, लेकिन तुमने कौशल्या बहन के प्यार और त्याग को आगे रखा। उनकी आंखों में संतुष्टि थी। इसलिए अब मुझे यकीन है कि तुम दोनों मेरी बेटियों का ख्याल भी अच्छे से रख सकते हो। वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर कौशल्या से कहा, और कौशल्या बहन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो तो। मैं जानता हूँ कि अगर आज जानकी बहन यहाँ होती तो वे भी इन दोनों से आप जितना प्यार नहीं कर पाती। कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। केशव ने गर्व से कहा, मुझे भी तुम दोनों पर बहुत नाज है बेटा। जय ने कौशल्या से लिपटते हुए कहा, माँ, आज के बाद आप कभी भी हमें छोड़कर जाने की बात मत करना प्लीज। नीरज ने जोड़ा, हाँ माँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कौशल्या ने दोनों को गले से लगाकर कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। कौशल्या ने वीरेंद्र से कहा, भाई साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी बेटियों को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उनकी सौतेली सास हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं उन्हें भी अपनी बेटियों की तरह ही रखूंगी। वीरेंद्र की आवाज में संतुष्टि थी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कौशल्या बहन। घर में अचानक खुशी का माहौल हो गया। 21 साल के प्रेम और त्याग की परीक्षा में कौशल्या विजयी हुई थी। उनके बेटों ने साबित कर दिया था कि प्रेम कोई शर्त नहीं जानता और रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। जल्द ही इस घर में 2 और खुशियां आने वाली थी, नियति और रिया के रूप में। और कौशल्या को पता था कि अब वे सच में एक पूरा परिवार बनने जा रहे हैं। सच्चा प्रेम वही है जो परीक्षा की आग में तपकर और भी निखरता है। आज कौशल्या का प्रेम इसी आग में तपकर सोना बन गया था। धन्यवाद।